आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को झुकाने के लिए टैरिफ लगाया, लेकिन वही टैरिफ ट्रंप के गले की फांस बन गई। एक तरफ ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने की शुरुआत और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर के हालात जो कि बद से बदतर हो गए। महंगाई बढ़ी है, नौकरियां घटी है। हाल यह है कि 96% अमेरिकी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इन नीतियों से नाराज बताए जा रहे हैं, उखड़े हुए हैं, फैल गए हैं, गुस्से से फटे हुए हैं। और करीब एक साल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह हालत कर दी है कि अमेरिका की जनता घुटन महसूस कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते आए कि अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी क्योंकि दूसरे देशों को यूएस में कारोबार करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। एक रिसर्च सामने आई है जिसकी बात मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के सबसे ज्यादा मार अमेरिका की जनता पर पड़ी। उनके खर्चों में एकदम से तेजी आ गई, जबकि इनकम उतनी ही है। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों पर चलाया गया ट्रंप का टैरिफ वाला तीर वापस उड़कर ट्रंप की तरफ ही चला गया। इसे कहते हैं उड़ता तीर पकड़ लेना। अमेरिका को टैरिफ का सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिकी उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, यानी कि अमेरिकी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। कैसे, आइए समझते हैं। जो सामान वहां बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी कीमतों में डायरेक्ट उछाल है। लोगों के खर्च में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। इसमें खाद्य पदार्थ बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं जो रोजाना इस्तेमाल होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो पार्ट्स जो महंगे हो गए हैं। मिडिल क्लास की जेब पर तो ऐसा इंपैक्ट पड़ा है कि मिडिल क्लास ठीक से खड़ा होने की स्थिति में नहीं है अमेरिका में। टैरिफ का बोझ ज्यादा है, कंपनियों से ज्यादा जनता पर है, महंगाई का दबाव बढ़ा है और परचेजिंग पावर घट गई है। जर्मन थिंक टैंक कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी में एक लेख, एक स्टडी प्रकाशित की गई, पब्लिश की गई। इसके मुताबिक अमेरिकी लोग ट्रंप के टैरिफ का 96% बोझ उठा रहे हैं क्योंकि इससे उनके रोजमर्रा के खर्चे बढ़ गए। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका को दोस्त और दुश्मन दोनों ने लूटा। अब बारी है उनसे इसकी कीमत वसूलने की। उन्होंने दावा किया था कि टैरिफ से अमेरिकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम दिखेगा। साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया था कि टैरिफ अमेरिकी जनता पर इनकम टैक्स का बोझ भी कम कर देगा। लेकिन हुआ क्या? इसके ठीक उलट, अमेरिकी जनता को टैरिफ का सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ा। यह स्टडी ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी यूरोपीय देशों से कहा है कि अगर वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनका साथ नहीं देते हैं तो अतिरिक्त टैरिफ के लिए तैयार हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड को 1 फरवरी से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है और जो 1 जून को बढ़कर 25% हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको पहली खबर में बताया कि इसके खिलाफ यूरोप ने ट्रेजरी बॉन्ड वाला हथियार निकाल लिया है। अब वो एक कहावत है डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्कुल फिट बैठती है। आधा मैं बता देता हूं, आधा आप खुद लगा लीजिएगा। मैं बाद वाला बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी हो गई कि ना घर के बचे हैं ना घाट के बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि दुनिया भर के सामानों पर टैरिफ लगा दो। अभी उन्होंने कहा कि फ्रेंच वाइन पर 200% का टैरिफ जैसे ही लगाऊंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास दौड़े आ जाएंगे, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने गाजा के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए $1 अरब निवेश की आवश्यक शर्त रखी गई है। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को भी घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। इस नई स्टडी ने खुलासा किया कि टैरिफ का असली बोझ भारत नहीं बल्कि अमेरिकी लोग ही उठा रहे हैं। स्टडी के मुताबिक अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद यूएस को होने वाला भारतीय निर्यात यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 18% से 24% तक गिर गया, जिससे भारतीय सामानों की मांग वहां बढ़ गई। अब सप्लाई कम होने और डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस हाइक हो गए, तो अमेरिकी जनता नाखुश हो गई डोनाल्ड ट्रंप से।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर तो दुश्मन बनाए ही, अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, अपने घर में भी दुश्मन पैदा कर लिए। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को देखिए, बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट है ये जो सर्वे है 8 से 11 जनवरी के बीच किया गया है। अब इस पर लब्बो लुबाव क्या है? लब्बो लुबाव यह कि 55% से ज्यादा अमेरिकी विदेश नीति से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई का खासा विरोध है। 61% लोगों ने ट्रंप की विदेश नीति के प्रति असहमति जताई है। विदेश नीति में अस्पष्टता, अनिर्णय से जनता में घबराहट है, पैनिक सिचुएशन है, पता नहीं क्या होगा। लोग ट्रेजरी बॉन्ड बेचने लगे तो अमेरिका की इकोनॉमी कहां जाएगी, हम क्या करेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत असफलताओं की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी बढ़ गई है। आगामी चुनाव में ट्रंप की विदेश नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में बन चुका है। रिसर्च में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका के बजाय दूसरे बाजारों का रुख कर लिया है, जहां कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं था, माल वहीं भेज दिया गया। रिसर्च टीम ने जनवरी 2024 और नवंबर 2025 के बीच 25 मिलियन से अधिक शिपमेंट रिकॉर्ड का एनालिसिस किया, जिसमें लगभग $4 ट्रिलियन का ट्रेड शामिल था। इस दौरान उन्होंने पाया कि एक्सपोर्टर्स ने टैरिफ कॉस्ट का महज 4% ही वहन किया, जबकि अमेरिकी आयातकों ने ज्यादातर बढ़ोतरी ग्राहकों पर डाल दी। जो कस्टमर्स सामान खरीदेगा वही चुकाएगा, हम क्यों दें पैसा। तो सरकार कह रही है हम नहीं दे रहे, अमेरिका के व्यापारी कह रहे हैं हम नहीं दे रहे, तो देगा कौन, बचा कौन? कंज्यूमर जिसे सामान चाहिए। टैरिफ से अमेरिकी कस्टम्स रेवेन्यू में $200 अरब की बढ़ोतरी हुई, लेकिन स्टडी में यह पाया गया कि यह सारा पैसा आखिरकार अमेरिकियों की जेब से ही आ रहा है, किसी और देश से नहीं आ रहा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ से यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी जो सामान बेचते हैं उनसे हम वसूली करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 से हर महीने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में कमी देखने को मिल रही है। लिबरेशन डे से नवंबर 2025 के बीच इस सेक्टर में लगभग 60,000 नौकरियां अमेरिका में खत्म हो गई। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप करे तो करे क्या? एक तरफ ट्रेजरी बॉन्ड से झटका लग रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ का झटका लग रहा है। टैरिफ का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, कल ही रो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ में फैसला दे दी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मुझे तो सारे देशों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अपनी पॉलिसीज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया और अमेरिकियों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। अब इसके बाद वो एक नया गेम खेल रहे हैं, गाजा बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। लेकिन इसका रंग धीरे धीरे सामने आने लग गया है। जहां यूरोप ने इस गाजा पीस बोर्ड से दूरी बनानी शुरू कर दी है, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन जैसे कई देश धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, वहीं अमेरिका के बड़े दुश्मन रूस जैसी विरोधी धुरी की भी इस बोर्ड में एंट्री हो रही है। सवाल यह है कि ट्रंप के क्लब में पुतिन की एंट्री के मायने क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भारत, पाकिस्तान, इटली समेत 60 देशों को दिया था, वो अब विवादास्पद हो चुका है। फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अब ट्रंप के इस बोर्ड में ऐसे देश की एंट्री होने वाली है जो चौंकाने वाली है। नाम मैंने आपको बताया। रूस ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस फोरम में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त बहुत चालाकी वाली है, बहुत स्मार्ट मूव है पुतिन का। अगर मैं इसे ऐसे कहूं तो ज्यादा बढ़िया होगा। ट्रंप का दावा था कि रूस इस बोर्ड का हिस्सा है ताकि मिडिल ईस्ट में स्थिरता आए, लेकिन सवाल उठता है क्या रूस की एंट्री शांति लाने के लिए या इसके पीछे कोई एजेंडा छिपा हुआ है। रूस जो मिडिल ईस्ट में अपने हितों के लिए जाना जाता है, अचानक इस बोर्ड में शामिल होने की खबरें सुर्खियों में। इसका मतलब साफ है, ट्रंप के पुतिन से दोस्ती वाले दावे कहीं अधिक गहरे राजनीतिक खेल का हिस्सा तो नहीं। ये कोई पीस प्लान नहीं है, शांति पहल नहीं। जानकार मानते हैं कि एक बहुत सोची समझी कूटनीतिक चाल है, वैश्विक राजनीतिक चाल है, जिसमें ट्रंप ने अपने पुराने राजनीतिक फायदे के लिए पुतिन को मंच दिया है, बाकी वैश्विक समुदाय की अनदेखी करते हुए। तो क्या डील हुई होगी? आखिर ट्रंप के क्लब में पुतिन की एंट्री के मतलब क्या है? आइए देखते हैं। बोर्ड ऑफ पीस क्या है और इसका असली उद्देश्य क्या है, इसे समझते हैं पहले, और किन देशों ने हाँ कहा और किन्होंने मना किया है।
पुतिन के शामिल होने की संभावना कितनी है? क्या ये संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बन सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। ट्रंप ने कहा कि वो यूएन के बराबर में एक बोर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस। इसमें कई देश शामिल होंगे। अब इसकी टाइमलाइन भी समझिए। सितंबर 2025 ट्रंप ने 20 सूत्री गाजा शांति योजना प्रस्तुत की। अक्टूबर 2025 इजराइल और हमास ने आंशिक स्वीकृति दी। नवंबर 2025 यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया। 15 जनवरी 2026 डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से बोर्ड की घोषणा की। फिर 22 जनवरी 2026 दावोस में चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। शुरुआत में बोर्ड ऑफ पीस को गाजा की युद्ध स्थिति से उबारने, पुनर्निर्माण करने और अंतरिम शासन देने के लिए बनाया गया था। यह इजराइल हमास युद्ध विराम योजना का हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसका दायरा बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू में इस योजना का स्वागत किया था, लेकिन बाद में जब चार्टर सामने आया तो वो बिल्कुल अलग था। मूल प्रस्ताव में गाजा पर ध्यान केंद्रित था, लेकिन नए चार्टर में गाजा का जिक्र ही नहीं है। इसके बजाय इसमें वैश्विक संघर्षों को हल करने की बात कही गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएन को आहिस्ते से रिप्लेस कर दिया जाए और दुनिया भर के मैटर पर कंट्रोल अमेरिका का कर दिया जाए। यूएन की वैलिडिटी खत्म, पीस बोर्ड की जो वैलिडिटी है वो सबसे ऊपर। पीस बोर्ड की संरचना कैसी होगी, इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दिमाग लगाया है। चलिए आपको बताते हैं। भाई संस्थापक तो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। कौन कौन होगा इसमें? उसमें डोनाल्ड ट्रंप के कुनबे के लोग होंगे, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और दूसरे प्रमुख सदस्य संस्थापक कार्यकारी परिषद में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा कार्यकारी बोर्ड में कौन कौन होगा? स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बाकी देशों के प्रतिनिधि होंगे। पाकिस्तान नहीं है। गाजा में मुद्दों को देखने वाली 12 सदस्यीय टीम में कौन होगा? यूएई, कतर, टर्की, इजिप्ट सहित अरब और क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें पाकिस्तान हो सकता है। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कार्यकारी परिषद करेगा। कार्यकारी परिषद में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर दामाद और बाकी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लोग। यानी ट्रंप एंड फैमिली दुनिया के पीस बोर्ड को चलाएगी। सिंपल सा मतलब ये है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना खाता ना भाई। जो डोनाल्ड ट्रंप इस पीस बोर्ड में कहें वही सही। और वीटो का पावर भी सिर्फ उन्हीं के पास होगा। किसी भी देश के फैसले को बदलने, पलटने, मिटाने, उठाने, गिराने, बाहर करने, अंदर करने, सारा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के पास। चार्टर के अनुसार ट्रंप को असीमित शक्तियां दी गई। तो ट्रंप की शक्तियां क्या होंगी, यह भी समझ लीजिए। सदस्यता तय करने का एकमात्र अधिकार होगा। किसी भी प्रस्ताव पर वो वीटो पावर लगा सकते हैं। आजीवन वो चेयरमैन बने रहेंगे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी पीस बोर्ड के हेड रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। यानी अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हार भी जाते हैं तो दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ही कंट्रोल करेंगे। कमाल की प्लानिंग। सहायक संस्थाएं बनाने और भंग करने का अधिकार भी डोनाल्ड ट्रंप को होगा। इसे ऐसे समझिए कि जो मोहल्ले का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है वही मोहल्ले को अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहता है। इसको हिंदी में गुंडागर्दी कहते हैं। ये कोई पीस बोर्ड नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि संरचना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विकल्प बनने की कोशिश है, लेकिन केवल एक व्यक्ति तक सीमित है, क्योंकि ट्रंप के हाथों में वीटो पावर है। सामान्य सदस्यता 3 साल की है। स्थायी सदस्यता $1 बिलियन का योगदान देने पर होगी। लेकिन कनाडा ने यह पैसा देने से मना कर दिया। कनाडा बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस पीस बोर्ड में, आप जो बना रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी मना कर दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान घुस गया इसमें पीस बोर्ड में। और शहबाज शरीफ भी अब ना घर के ना घाट वाले सिचुएशन में फंसे हैं। पाकिस्तान जब जो पीएम अभी दावोस में थे, अभी जब वो पाकिस्तान लौटेंगे तो पाकिस्तान में क्या होगा इसका तो अंदाजा लगा पाना तक भी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इस बात के फेवर में थी ही नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व में गाजा पीस बोर्ड में शामिल हो जाए। इसको लेकर पाकिस्तान में पहले ही गदर हो चुका है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं अंदर प्रदर्शन के दरमियान। सेना ने गोलियां चला दी प्रदर्शनकारियों पर। 500-600 लोग मारे गए थे, अभी 3 महीने पहले की बात है। और फिर से वो गदर हो सकता है। वो खबर मैं आपको विस्तार से फिर किसी और दिन बताऊंगा डिटेल से।
लेकिन स्वीकृति किसने किसने दी है ये देख लीजिए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे यस कर दिया है, वो करेंगे भी। मिस्र ने यस कर दिया है, संयुक्त अरब अमीरात ने यस कर दिया है, बहरीन ने कर दिया, मोरक्को ने कर दिया, कतर ने कर दिया, जॉर्डन ने कर दिया है, कजाकिस्तान ने कर दिया है, उज्बेकिस्तान ने कर दिया और पाकिस्तान ने भी कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें ज़्यादा देश जो हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू जैसे हैं, मतलब अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं टाइप से। अमेरिका की टीम की ही मान लीजिए। इन देशों में अमेरिका के बेसिस भी हैं, तो इनका साथ आना तो लाजमी था। यूरोप में किस किस का साथ मिला है? हंगरी का साथ मिला है, बेलारूस का साथ मिला है, आर्मेनिया का साथ मिला है, कोसोवो का साथ मिला है, अजरबैजान का साथ मिला है, वियतनाम का साथ मिला है और अर्जेंटीना का साथ मिला है। इसमें कोई भी बड़ा मुल्क आप नहीं देखेंगे जिसके पास अपनी फौज बहुत बड़ी, जैसे फ्रांस, इटली, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, इसके अलावा और भी जो बड़े मुल्क हैं यूरोप के अंदर। यानी इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने भी यहां पर साफ शब्दों में कहा है कि हम इस तरह की संस्था के खिलाफ हैं जो संयुक्त राष्ट्र की जगह ले, क्योंकि ऑलरेडी संयुक्त राष्ट्र फंक्शन कर रहा है। अब समझिए डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि वो दुनिया को तब भी कंट्रोल करें जब वो राष्ट्रपति ना रहें या अपनी हनक चलाएं, क्योंकि इसमें ये क्लॉज दिया गया है कि वो आजीवन चेयरमैन रहेंगे इस पीस बोर्ड के, जब तक दोनों पांव कब्र में नहीं चले जाते। गाजा पीस बोर्ड को किसने नहीं कहा ये भी देख लीजिए। अब मैं इस पर आपको बताता हूं बड़ी बड़ी जो देश हैं। सबसे पहले बात, फ्रांस ने कह दिया कि भाई मैक्रो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने वाली किसी संस्था के साथ नहीं है। मैक्रो सरकार ने कहा है, वो डेनमार्क पे ही कहा है, लेकिन रिएक्शन तो फ्रांस की तरफ से आया है। ट्रंप ने कहा है कि तुम्हारे वाइन पर 200% का टैरिफ लगाऊंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। नॉर्वे ने कहा कि बोर्ड कई सवाल खड़े करता है, अमेरिका से और बातचीत जरूरी है, तब देखेंगे इस पर क्या करना है। स्वीडन ने कहा कि मौजूदा ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। स्लोवेनिया ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक हस्तक्षेप है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप के दबाव के बीच इस प्रस्ताव को साफ खारिज कर दिया है। इटली ने कहा प्रस्ताव के सभी विवरणों का अध्ययन कर रहे हैं, अमेरिका से स्पष्टता चाहिए इस मामले पर। अभी बहुत ये कंफ्यूजिंग स्टेट में है। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन औपचारिक रूप से शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन बातचीत जारी रखेंगे। ये कूटनीतिक नाटक जैसा नजर आता है कि यूरोप पर और प्रेशर बनाया जाए। ट्रंप और यूरोप की दोस्ती बढ़ रही है, इससे यूरोप हमेशा संशय में रहे, कंफ्यूजन में रहे कि अमेरिका दोस्त है या रशिया दोस्त है, अमेरिका दुश्मन है या रशिया दुश्मन है। प्लानिंग माइंड गेम खेल रहे हैं यूरोप के साथ। तो यूरोप को देखना होगा वो इससे निकलते कैसे हैं। खैर, तो गाजा में शांति बनाने के नाम पर जिस पीस बोर्ड को लेकर दुनिया की राजनीति दो धड़ों में दिख रही है, कुछ देश तो इससे दूरी बना चुके हैं, कुछ इसके खुलकर विरोध में खड़े हैं, लेकिन कई बड़ी वैश्विक ताकतें अब भी हैं जो अनिर्णय की स्थिति में हैं, जैसे ब्रिटेन। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इस पीस बोर्ड में सदस्यता हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था। तो ब्रिटेन की बात करें तो लंदन ने अब तक समर्थन तो खुलकर नहीं दिया है, ना ही खुलकर विरोध किया है। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर ब्रिटेन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में। जर्मनी की बात करें तो इजराइल सुरक्षा का पुनरा समर्थक रहा है। जर्मनी भी इस बोर्ड पर कोई स्पष्ट रुख नहीं ले पाया। बर्लिन अगर बात करें तो कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन, बीजिंग ने शांति की बात तो की है, लेकिन गाजा पीस बोर्ड की संरचना और अमेरिकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए खुद को अभी और निर्णित रखा है, मतलब फैसला नहीं लिया है। भारत की स्थिति क्या है, भारत का स्टैंड क्या है? नई दिल्ली अभी तटस्थ है, स्थिति का आकलन कर रहा है। भारत न तो खुलकर कभी किसी गुट में शामिल हुआ है और न ही भारत ने कभी किसी गुट का समर्थन किया है। भारत गुट निरपेक्ष विदेश नीति रखता है, ये आपको पता है, और सरकार ने भी हमेशा साफ साफ कहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंच संयुक्त राष्ट्र और ट्रंप का नया प्रयोग बोर्ड ऑफ पीस। फिर सवाल यह है, ये शांति का मंच है, सत्ता का शॉर्टकट है, या फिर पूरी दुनिया पर तानाशाही का एक शॉर्टकट है? संयुक्त राष्ट्र जहां 193 देश सदस्य हैं और वैश्विक फैसले सामूहिक मतदान से होते हैं, वहीं ट्रंप का प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस जहां 50 से 60 देशों का आमंत्रण है
लेकिन फैसला सिर्फ ट्रंप का होगा। संयुक्त राष्ट्र का ढांचा 1945 के चार्टर पर आधारित कानूनी है, संस्थागत है और वैश्विक है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का आधार निजी चार्टर है जिसकी शर्तें आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। फाइनेंशियल या फंड्स की बात की जाए, वित्त पोषण की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र चलता है सदस्य देशों के योगदान से, जबकि बोर्ड ऑफ पीस में एक सीट की कीमत $1 बिलियन यानी कि क्लियर कर दिया गया है कि शांति भी कीमत के साथ आएगी। जिसके पास $1 बिलियन नहीं है वो शांति के लायक नहीं, वो अपना गृहयुद्ध लड़े, जंग लड़े, उसको इस पीस बोर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जवाबदेही में भी बहुत बड़ा फर्क है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति जवाबदेह है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस किसके प्रति जवाबदेह है? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि माई वे और हाईवे, कोई स्पष्टता नहीं। पारदर्शिता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया सार्वजनिक और दर्ज, जबकि बोर्ड ऑफ पीस अस्पष्ट बंद दरवाजे के पीछे। सवाल ये, आखिर डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच को खत्म क्यों करना चाहते हैं और बोर्ड ऑफ पीस क्यों लाना चाहते हैं? मैसेज क्लियर है कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं भी रहे तो बोर्ड ऑफ पीस के जरिए 50-60 देशों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बाकी देखते हैं कि इस पीस बोर्ड का आगे भविष्य क्या होता है, कितने देशों से मान्यता मिलती है। वैसे भी दुनिया के कई देश अलग अलग धुरी बना रहे हैं, अलग अलग धड़े बना रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में बट रहे हैं। आज यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है, भारत अमेरिका की दोस्ती जो है वो खटास में चल रही है। तो बहुत सारे अलग अलग सीन बन रहे हैं। इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे।